क्या यूनिक चीज़ होना चाहिए एक बंदे में कि वो फ़ोन से वीडियो या फ़ोटो बना के कमा सके? 2013 में मैंने जामिया से कोर्स किया था फोटोग्राफी का। देखा जाए तो तब से मेरी जर्नी बिल्कुल एकदम, उसके बाद जो प्रैक्टिस करी, जो कैमरे से खुद निकल के स्ट्रीट पे जाके शूट की, फिर वहाँ से धीरे धीरे क्लाइंट्स मिलने शुरू हुए, तुम क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हो। तो तुम्हारा शूटिंग स्टाइल ऐसा है कि उसमें क्रिएटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है कि तुम अपना एंगल क्या रख रहे हो, लाइट क्या रख रहे हो, पर्सपेक्टिव क्या रख रहे हो। ये देखने के लिए कहीं मेरा पुराना कंटेंट वैसा तो नहीं है, कहीं मैंने लाइक बढ़वाए हूँ। यहाँ पे एक लोकेशन पे हो, वहाँ पे आपको 10 शॉट लेने हैं, तो वो 10 शॉट आप कैसे निकाल सकते हो? तुमने तो मुझे हीरो बना दिया अपनी वीडियो में। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था उनकी तरफ से मुझे। तो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज ये जो पॉडकास्ट सीरीज़ है इसका पार्ट 2 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे साथ है उस्मान। तो उस्मान, थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन लोगों को दे दो जो पहली बार देख रहे हैं। मेरा नाम उस्मान है, उस्मान अहमद, और मेरी फ़ोटोग्राफी जर्नी बचपन में स्टार्ट हो गई थी असल में। हाँ, मुझे तो किस्सा बताया, लोगों को जानना इंटरेस्टिंग होगा, तो थोड़ा सा उसके तो बारे में। मेरे पापा भी फोटोग्राफर थे, ब्लैक एंड वाइट टाइम के। उन्होंने भी चांदनी चौक से स्टार्ट करी थी फोटोग्राफी अपनी, दिल्ली से। अच्छा, चांदनी चौक में। फिर रामपुर में जाके उन्होंने स्टूडियो खोला था ब्लैक एंड वाइट। तब काफ़ी फेमस थे वहाँ पे वो ब्लैक एंड वाइट टाइम में, रामपुर में, क्योंकि वो नवाबों के टाइम पे शूट किया करते थे। मिकी मियाँ नवाब थे लास्ट। तो कब की बात हो गई, कौन सा? ये 1985। हाँ, तो आज से ऑलमोस्ट 40 साल पहले। हाँ, 2000 तक हमारा वो रामपुर में स्टूडियो रहा था। तो तब वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि पापा ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड चीज़ों में। काफ़ी उस टाइम नेगेटिव रोल में काम चलता था, मतलब नेगेटिव कैमरा रोल में, तो मैनुअली सब कुछ करते थे, लाइटिंग एडजस्ट वगैरह सब। तो मतलब एक तरीके से बचपन से ही तुम्हारा वहाँ वो रहा है। तो फिल्म से, क्योंकि आज का जो जितने लोग देख रहे हैं, टॉपिक जो हमने डिसाइड किया था वो ये था कि मोबाइल फ़ोटोग्राफी को लेके थोड़ा सा हम बात करेंगे कि मेजॉरिटी लोग, जैसे अब अपने भी यूट्यूब चैनल में DSLR का भी डालते हैं, इस मोबाइल का भी डालते हैं, बट मेजर ऑडियंस मोबाइल की है, बिकॉज जो कैमरा यूज़ कर रहा है उसके पास भी मोबाइल है। तो आजकल लोगों को ये भी जानना है कि भाई मोबाइल से क्या हम करियर बना सकते हैं, स्कोप क्या है, या अगर एज अ हॉबी भी कोई कर रहा है तो उसमें एक अर्निंग का रूट क्या है, दूसरा कि एज अ कंटेंट क्रिएटर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो मैं पहले तुमसे जानना चाहूँगा कि ठीक है, फोटोग्राफी फिल्म के टाइम से वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद डिजिटल का भी एक ट्रांजिशन आया, फिर अब ऑब्वियसली हम मोबाइल में शूट कर रहे हैं। उसके बाद 2013 में मैंने जामिया से कोर्स किया था फोटोग्राफी का। देखा जाए तो तब से मेरी जर्नी बिल्कुल एकदम स्टार्ट में 2013 में तो डिजिटल, मतलब पूरा डिजिटल पे हुआ ना। हाँ, फिर डिजिटल पे पूरा स्टार्ट करा था। उससे पहले मेरे पास कैमरा ही थे, SLR कैमराज वगैरह मेरे पास रहा करते थे। तो हाँ, मतलब 10 साल ऑलमोस्ट उस पे हो गए। तो अभी अगर तुम्हें जो डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, डिजिटल कैमरा से भी होता है, मोबाइल से भी कैमरा से भी शूट होता है, अब तुम्हारे पास चॉइस रहे तो दोनों में से किसकी तरह? इस टाइम तो मेरी आदत ऐसी हो गई कि मैं फ़ोन से ज़्यादा आदत हो गई मेरी, आईफोन से कर रहा हूँ शूट। तो अभी मैंने प्री वेडिंग शूट वगैरह भी की तो आईफोन से की, क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्या होता है ना कि दिल्ली में ही मॉन्यूमेंट पे अलाउ नहीं करते कैमरा वगैरह, खास करके अगर आप किसी का शूट करने जा रहे हो तो मैं फ़ोन से ही कर रहा हूँ, आईफोन से। तो फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, रोक टोक? आईफोन ने असल में वीडियोग्राफी का नज़रिया थोड़ा चेंज कर दिया है देखा जाए तो, क्योंकि उसमें प्रो मोड है, HDR मोड है। मैं ज़्यादातर HDR में शूट करता हूँ, 4K में। तो अभी जैसे हमने बात करी कि क्योंकि मैं देखा भी है तो पता है, बात होती है, देखते हैं कि कई रील्स पीछे बहुत बढ़िया व्यूज़ गए, अच्छी गई, वायरल गई, फिर वहाँ से धीरे धीरे क्लाइंट्स मिलने शुरू हुए, तुम क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हो। तो ये जो प्रोसेस है मोबाइल से शूट करना, लोगों का एक परसेप्शन अभी भी एक तरीके से थोड़ा वो रहता है कि फ़ोन से हम शूट नहीं कर सकते, क्योंकि लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई फ़ोन से क्यों शूट कर रहे हो, कैमरा से शूट करना है। बट तुम्हारा शूटिंग स्टाइल ऐसा है कि उसमें क्रिएटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है कि तुम अपना एंगल क्या रख रहे हो, लाइट क्या रख रहे हो, पर्सपेक्टिव क्या रख रहे हो। तो पहले तो क्लाइंट का मैं थोड़ा सा वो जानना चाहूँगा कि अभी जैसे तुम रील शूट कर रहे हो, तुमने कई लोगों के साथ काम भी किया है, तो एक तरीके से हम उसको बोल सकते हैं पेड वर्क है, क्लाइंट वर्क है। तो उसमें क्या सिचुएशन है, लोग खुद अप्रोच करते हैं, तुम
पहुंचे? असल में क्लाइंट जो है मुझे सारे अभी तक जितने भी मिले हैं तो इंस्टाग्राम से मिले हैं। यहाँ तक कि लंदन से कपल शूट कराना आया था, उनकी वेडिंग थी दिल्ली में ही, तो लंदन में उन्होंने रील्स देखी होगी मेरी, तो उन्होंने बोला कि हमें ऐसी ही रील चाहिए जैसा आप शूट करते हो। उनकी कोई डिमांड नहीं थी, उनकी बस यही थी कि जैसे आप कलर ग्रेडिंग करते हो, जैसे एस्थेटिक आपकी वीडियोस होती हैं, एस्थेटिक वाइब होती है, मुझे वही चाहिए बस। तो लोकेशन तुम्हारे हिसाब से? हाँ, लोकेशन मैंने उनको सब बता दिया कि अगर हम मैंने एक शूट उनका यमुना घाट पे किया था और एक हिमायू डॉम में, तो उनको पहले ही बता दिया था कि यमुना घाट पे जो हम करेंगे वो कैमरे से कर सकते हैं, लेकिन तो उन्हें पहले ही पता था कि तुम फ़ोन से शूट करते हो? हाँ, मैंने बताया था मतलब उन्हें कि मैं मॉन्यूमेंट वाली जितनी भी मेरी आप वीडियो देखेंगे सारी फ़ोन की हैं। तो काफ़ी इंस्पायर हुए वो। हाँ, वो तो ना उनको कुछ नहीं बोले, फ़ोन से उनको वो शॉक भी हुए थोड़ा सा कि फ़ोन से इतनी अच्छी वीडियो कैसे कर लेते हो। तो मैंने उन्हें बताया कि ये फ़ोन आईफोन से ही करता हूँ ज़्यादातर शूट में, इसमें HDR मोड है और ये सब। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो और फाइनल वीडियो आने के बाद भी? हाँ, फाइनल वीडियो आने के बाद तो इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो वो जो अमाया नाम था उनका, तो वो बोल रहे थे कि तुमने तो मुझे हीरो बना दिया अपनी वीडियो में। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था उनकी तरफ से मुझे, तो वो जब मैंने वीडियो दी थी उनको। मतलब अगर मैं इस बारे में बात करूं कि फ़ोन से शूट करते हुए जो क्लाइंट हुए हैं, वो पहले क्लाइंट थे या वो वन ऑफ? वो पहले थे, फ़ोन से जो मैं कर रहा था प्री वेडिंग के लिए, वो पहले थे जो। फिर उसके बाद से फिर मुझे 3-4 महीने तो अगर कोई मान लेते हैं जो अभी देख रहा है, वो रील्स कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो ऑब्वियसली वो, चलो तुम्हें पता है, मुझे पता है, हम इतने टाइम से हैं। अब हर बंदे को क्या होता है कि हम 1 साल से 2 साल से रील्स कर रहे हैं, हमें कुछ क्लाइंट अप्रोच नहीं करते, क्या नहीं करते। तो वो मुझे पता है, एक उसमें वो चीज़ है कि भाई तुम पहले अपना पोर्टफोलियो बनाते हो या तुम्हारा एक अलग यूनिक स्टाइल होता है। तो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए तुम क्या क्लाइंट जो है ना, पहले तो क्लाइंट आएगा आपके पास तभी जब आपका पोर्टफोलियो देखेगा। वो इंस्टाग्राम पे आपको देखेगा, आपकी पूरी गैलरी देखेगा कैसे आप शूट करते हो। जैसे तुम्हारा पहले क्लाइंट आया तो तुम्हें आइडिया है उन्होंने तुम्हारा क्या काम देखा? उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, उन्होंने वीडियोस देखी थी मेरी, कुछ मैंने वीडियोस डाल रखी थी मॉन्यूमेंट पे शूट करके, एक लहंगे में एक लड़की की, तो वो डाल रखी थी और 2-4 शूट और कर रखे थे। तो उन्होंने बस वही देखा था और बाकी उन्होंने तो वीडियो वो जो तुमने शूट करा वो एक तरीके से अपना पोर्टफोलियो? हाँ, वो मैं पोर्टफोलियो में ही मैं ऐड करूँगा उससे ही मुझे क्लाइंट मिले जितने मिले। मेन चीज़ यही है कि आप अगर शूट करते हैं, अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं, तो एक स्टाइल मेंटेन करके रखें अपना, क्वालिटी पे ध्यान दें थोड़ा वीडियो पे। फ़ोन से कर रहे हैं या कैमरे से कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब फ़ोन में ये क्वेश्चन आता है ना, अब अभी हम बात कर रहे थे, तुम्हारा भी एक एक्सपीरियंस रहा, पहले एक आईफोन से पहले तुम एक डिवाइस पे थे, ठीक है, एक एंड्रॉयड डिवाइस पे, तो उससे और आईफोन में अब एक ये तो पॉइंट होता है कि देखो क्वालिटी में फ़र्क आता है। बट अगर कोई अभी भी एक बजट फ़ोन यूज़ कर रहा है, लेट्स सपोज 15-20-25 हज़ार का फ़ोन यूज़ कर रहा है, ऑब्वियसली वो अभी आईफोन नहीं ले सकता, तो उसके लिए क्या सजेस्ट कर सकते हैं हम? आईफोन से पहले मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन ही था, Xiaomi का 11 नहीं, उससे भी मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया है। उसमें भी 4K में शूट होता था। ज़्यादातर मेरी मॉन्यूमेंट की पुरानी वीडियो देखेंगे सारी एंड्रॉयड से ही शूट हुई हुई हैं सारी। उसके बाद अब मैंने आईफोन से करा। आईफोन का तो अभी रिसेंटली कुछ दिन का ही कंटेंट है, बाकी सारा फ़ोन का पहले एंड्रॉयड का ही। क्योंकि दिक्कत ये है ना, अब लोगों के माइंड में वो चीज़ है कि अब आईफोन आएगा या महंगा फ़ोन आएगा तो ही हम बढ़िया वीडियो निकाल पाएंगे। बट उसमें और चीज़ें भी आ जाती हैं कि भाई आप कॉम्पोजिशन कैसे कर रहे हो, आप लाइटिंग को कैसे देख रहे हो, और एडिटिंग का भी एक मेजर होता है, कलर ग्रेडिंग हो गया। आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, यंग जो कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, यंग एज वालों में, मतलब प्रॉब्लम ये उनके बस फ़ोन हाथ में आ गया या कैमरा हाथ में आ गया, बस उनको बता दो कैसे वीडियो बनानी है, बटन दबा के, वो बस सबसे कॉमन मतलब बेसिक यही रहता है कि सिनेमैटिक वीडियो कैसे ये वीडियो कैसे बनाई। और क्वेश्चंस मतलब ज़्यादातर यही आते हैं कमेंट में कि इसमें कौन सा इफेक्ट यूज़ करा आपने वीडियो में, कौन सा इफेक्ट यूज़ करा, कैसे एडिट की। उनको बस 15 सेकंड में आप बता दो और वो अगर हम एक ब्रेक डाउन करें, मान लेते हैं जब तुम शूट कर रहे हो, जितना तुम शेयर कर सकते हो, जितना तुम कंफर्टेबल हो, कि अगर मान लेते हैं कल तुम्हें एक शूट मिलता है कि शूट करना है, तो उसके लिए क्या तुम्हारी कुछ प्री प्लानिंग रहती है, या तुम्हारे पास एक्सपीरियंस इतना है कि तुम पे पता है कि तुम फील्ड पे जाओगे तो तुम काम कर लोगे? क्योंकि अगर दिल्ली में शूट करने की बात हो ना, तो दिल्ली में मैंने इतना शूट कर लिया है कि मुझे पता है मॉन्यूमेंट का खास करके कहाँ पे क्या फ्रेमिंग होगा, तो उसमें तो मैं कोई प्लानिंग नहीं करता। बस अगर क्लाइंट का शूट होता है तो मैं उनको टाइमिंग के लिए खास करके बोल देता हूँ कि आपको इस टाइम तक आना है,
क्योंकि सनराइज़ का टाइम है, क्योंकि मैं सनराइज़ और सनसेट ही ज़्यादा शूट करता हूँ। और तो मैं उनको खास करके बोलता हूँ कि लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइटिंग ख़राब हो जाएगी, फिर शूट नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि फिर जो आप रिज़ल्ट चाह रहे हैं मुझसे वो मैं दे नहीं पाऊँगा आपको। तो मैं उनको पहले ये चीज़ बोल देता हूँ, तो क्लाइंट फिर ध्यान देता है इस चीज़ पे। नहीं वो क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एक मेन चीज़ लोगों को ये रहता है कि ठीक है हाँ, जैसे मैं बात कर रहे थे, एक महंगा फ़ोन या महंगा कैमरा आ गया, अब लोगों को ये नहीं पता कि उससे पहले आपको जो कॉम्पोजिशन पे काम करना है, आपको स्टोरी टेलिंग पे काम करना है, आपको क्या क्या सीक्वेंस बनाने हैं। आप एक लोकेशन पे हो, वहाँ पे आपको 10 शॉट लेने हैं, तो वो 10 शॉट आप कैसे निकाल सकते हो। अब वो आई एम श्योर एक तो हो गया, चलो आप एक चीज़ हम पहले ये एक चीज़ और डिसाइड कर लेते हैं कि हम कौन से सॉन्ग पे शूट करेंगे। अच्छा, तो सॉन्ग पहले डिसाइड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम उसके हिसाब से एक्सप्रेशन दे पाएँ उसमें वीडियो में। कहीं पहले हमने सॉन्ग थोड़ा सा अलग शूट किया, हैप्पी वाला मोमेंट, उसमें हम शूट कर रहे हैं सैड वाले मोमेंट, तो फिर वो तो प्री प्लानिंग में तभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, प्री प्लानिंग थोड़ी ज़रूरत थोड़ा अगर आप सॉन्ग सुन लेता हूँ मैं, तो उसमें आसानी रहती है कि मुझे कैसे शूट करना है, किस तरीके से। तो तुम्हारे हिसाब से मतलब ये भी एक नई कैटेगरी एक बन गई, अगर किसी को फुल टाइम भी करना है या आगे जाना है, कि भाई हम रील्स पे भी एक बढ़िया क्वालिटी बना के आगे कर सकते हैं। पहले तो रील्स पे ही काम करना पड़ेगा ना। अगर रील्स पे बढ़िया क्वालिटी में काम करेंगे, उसके बाद आपको क्लाइंट मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ये मैं देख चुका हूँ अपने पर, इसलिए क्योंकि आप अगर कंटेंट अपना मेंटेन करके चलेंगे अपनी क्वालिटी को, तो लोग आते हैं आपके पास। बट अब ये क्लाइंट की तरफ से नहीं रहता कि तुम वर्टिकल शूट कर रहे हो, उन्हें ये नहीं रहता कि हमें हॉरिजॉन्टल भी चाहिए। हॉरिजॉन्टल ही किया, अभी मैंने जो किया वो हॉरिजॉन्टल किया, प्री वेडिंग वाला, मतलब ओरिएंटेशन चेंज, वो लैंडस्केप वर्टिकल वाला करके ना। हाँ, वो भी सही है कि आप उसको बड़ी स्क्रीन पे भी यूज़ कर सकते हो और आप इस पे भी काम चला सकते हो, इंस्टाग्राम रील पे। क्लाइंट बोलता है कि हमें ऐसी वीडियो चाहिए, हम स्क्रीन पे भी चला सकें, तो 4K में ही उनको चाहिए होती है स्क्रीन पे, तो फ़ोन की यूज़ हो जाती है वीडियो। क्योंकि अभी जो मैंने लास्ट शूट किया ना प्री वेडिंग, तो क्लाइंट की यही डिमांड थी कि हमें स्क्रीन पे चलाना है 4K में। अच्छा। तो मैंने उनका एक तो कैमरे से शूट किया था और दोनों वीडियो को फिर मर्ज करा, एक फ़ोन से शूट किया था, तो 2-2.5 मिनट की वीडियो बना के दी, वो खुश हो गए, उन्होंने स्क्रीन पे चलाई। फिर 2 दिन बाद मुझे मैसेज भी करके बोला कि काफ़ी अच्छी वीडियो लगी, सबको पसंद आई। तो उसके बाद फिर आते रहे, लाइक क्लाइंट्स का जो भी जैसे भी क्वेरी आ रहा है वो तुम कर रहे हो हैंडल, कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब अभी मार्केट में ये डिमांड है ना कि लोग अभी वो वाला सोच नहीं है कि भाई कैमरा वैसी वाली मैंने देखा है कुछ लोग जो मतलब वीडियो सिनेमैटिक वीडियो चाहते हैं ना, तो वो नेचुरल वीडियो चाहते हैं कि नेचुरल वीडियो के अगर बहुत सबको तो एक्टिंग करना भी नहीं आती है, तो कैमरे के सामने कॉन्शियस हो जाते हैं बहुत से लोग। तो ऐसे ही लास्ट वाला कपल का भी यही हुआ था, लेकिन मैंने जो अपने स्टाइल से करता हूँ शूट वैसे ही किया और बढ़िया रिजल्ट निकल के आया लास्ट। अब मोबाइल वाले, अब इससे क्योंकि मोबाइल पे मैं टैप इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इस चैनल पे भी मेजॉरिटी ऑडियंस जो है मोबाइल से उसके अराउंड कंटेंट रहता है। तो अब अगर हम बात करें, सबसे कॉमन क्वेश्चन लोगों का रहता है कि क्या हम मोबाइल फ़ोटोग्राफी या मोबाइल सिनेमाटोग्राफी में आगे स्कोप है, क्या हम कमा सकते हैं। तो क्या यूनिक चीज़ होना चाहिए एक बंदे में कि वो फ़ोन से वीडियो में फ़ोटो बना के कमा सकें। यूनिक स्टाइल तो करते करते ही आएगा। पहली बात तो कि जब आप करते रहोगे कंटेंट, आप कुछ लोगों को फॉलो भी करोगे, जाहिर सी बात है, कंटेंट देखोगे भी उनका, उसके बाद जब टाइम हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि आप असल में आपको करना क्या है, किसको फॉलो करना है। क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा था कि आई एम श्योर तुमने भी देखा होगा, बहुत से लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं, एक जो स्टाइल चलता है उसको कॉपी किया। तुम्हारी अगर रील चल रही है, एक स्टाइल चल रहा है, तो शायद उसको लोग वैसा बनाना शुरू करेंगे, वैसा कॉपी करना शुरू करेंगे। तो अगर हम किसी को कॉपी भी करते हैं तो उसका फ़ायदा होता है या अपना स्टाइल खुद निकालना? नहीं, कॉपी भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो रिक्रिएट करते ही हर कोई किसी ना किसी को, तो अच्छी बात है यार। कॉपी कर रहे हैं तो फिर उसमें भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो आपका स्टाइल निकल के आ जाएगा उसमें। कोई भी आर्ट फॉर्म में कोई भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं किसी से ही किसी ना किसी को रिक्रिएट करेगा। ऐसा है ही नहीं ऐसा कि कोई अपना कंटेंट निकाल रहा हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हो, आप देखते हो, आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ रह जाती है कि मान लेते हैं मैंने कोई एक फोटो देखी मेरे दिमाग में वो रहेगा, तो अब कल को मैं जब शूट करूँगा पे जाऊँगा या शूट करूँगा तो ट्राई करूँगा कि यार वैसा ट्राई करूँगा। तो वो जो
एक चीज़ बोलते हैं लोग कि भाई मैं कुछ अलग करा है, मेरे ख्याल से वो अलग नहीं होता। ये हो सकता है कि मैंने 4-5 लोगों का काम देख के वो मिक्स करके और अपना एक कुछ अलग अप्रोच उसमें लगा दी, फिर हाँ उसको कह सकते हैं कि वो आपका निकल के आया, लास्ट रिजल्ट जो निकल के आया वो आपका निकल के आया। तो वो है। अब तुम अपने स्टाइल में, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा यूनिक फैक्टर क्या है? मैं पहले जब मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की थी जामिया के बाद थोड़ा सा गैप हो गया था मेरा, तो 2016 में तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था अपना। उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद मैंने कैमरा लिया 2017 में 70D कैनन 70D, और फिर जो है फ़ोटोग्राफी से स्टार्ट करा। प्रैक्टिस इतनी की थी कि उस टाइम ही फ्रेमिंग वगैरह थोड़ी अच्छी हो गई थी, काफ़ी ठीक, क्योंकि मैं नेचर को ज़्यादा शूट करता था, नेचर को, और ह्यूमन फेसेस भी थोड़ा बहुत करता था, इमोशंस वगैरह कैप्चर, लेकिन नेचर कैप्चर करना ज़्यादा अच्छा लगता था। नेचर हो गया, ट्रैवल भी किया थोड़ा बहुत। तो उसके बाद जब कुछ टाइम हो गया करते करते, फ्रेमिंग का, कंपोजिशन का अंदाज़ा होता गया, तो फिर पता लगा कि क्या करना है असल में शूट। तो मेरा नेचर ही रहा, मेन स्टाइल जो रहा नेचर को लेके ही रहा। क्योंकि ये रहता है ना, अब जैसे तुमने बोला फोटोग्राफी से स्टार्ट हुआ, फिर वीडियो पे अब कर रहे हो, वीडियो क्योंकि फोटोग्राफी ज़रूरी है। अगर आप वीडियो में जा रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से कि अगर वीडियो में जा रहे हैं तो पहले फोटोग्राफी की प्रैक्टिस करो। आपको पता होना चाहिए ना कि फ्रेमिंग क्या होती है, आप जो फ्रेम कर रहा हो वो फ्रेम अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। बहुत से लोग का ये होता है ना कि आपने जो वीडियो बनाई है, ये हम जो बना रहे हैं हमने भी इसी जगह पर जाके बनाई है, पर ये ऐसी क्यों नहीं आई फ्रेमिंग। तो वही चीज़ है कि आप फ्रेमिंग आपको आनी चाहिए कि आप कैसे फ्रेम कर रहे हैं। क्योंकि फोटोग्राफी मैं भी आज के टाइम में अगर कोई पूछता है कि वीडियो बढ़िया बनानी है, जो चीज़ है मेरा ही रहती है कि आप पहले फोटोग्राफी के बेसिक सीख लो, क्योंकि फोटोग्राफी और वीडियो बहुत मिलती जुलती है। बस वीडियो ये है कि वो सीक्वेंस ऑफ फोटोज़ है, तो उसमें अलग अप्रोच रहता है, हल्का सा फोटो में अलग है, बट कंपोजिशन सेम है, कंपोजिशन सेम ही बिल्कुल, कैमरा एक्सपोजर वो सारी चीज़ें सेम है, सेम सब कुछ, लाइटिंग सेम, सब कुछ सेम ही है। वही फ्रेमिंग करनी है आपको, रूल ऑफ थर्ड वही यूज़ करना है। बाकी वीडियो में जाते हैं तो फिर थोड़ा और मज़ा आता है शूट करने में। मुझे तो मज़ा आ रहा है वीडियो शूट करने में फोटोज़ के बाद। ये भी चीज़ रहता है ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि जब अब कई लोगों का ही रहता है कि रील्स आई तो जो फोटोग्राफर हैं स्पेसिफिकली उनका ही रहता है कि रील्स बेकार हैं, रील्स नहीं करनी चाहिए। मेरा भी शुरू में कुछ ऐसा अप्रोच था, बट होता क्या, जब तक आप कोई चीज़ एक्सप्लोर नहीं करते, आप सीखते नहीं हो, आपको समझ नहीं आता है। तो बहुत से लोग, तुम भी जैसे कह रहे हो कि अब तुम्हें वीडियो करने में मज़ा आ रहा है, तो रील्स जब लोगों ने करना शुरू करा ना, तो वो चीज़ एक्सप्लोर करी नहीं थी लोगों ने। फिर धीरे धीरे पता लगा वीडियो भी है जो हम कर सकते हैं। क्योंकि फोटोग्राफी क्या था, बहुत सालों तक आप एक ही चीज़ करते रहते हो ना, तो आप वो बोर हो जाते हो वही चीज़ करते करते। तो वीडियो में कुछ अलग सा मिल जाता है। ये तो है, क्योंकि जब लॉकडाउन में ही आई थी ना रील, उस टाइम जब रील आई थी तो फोटोग्राफी ही मैं करता था। मैंने तो वीडियो स्टार्ट भी नहीं करी थी, करता ही नहीं था मेरे तो वीडियो बिल्कुल भी। तो जब स्टार्ट, मुझे तो 2 साल लग गए डिसाइड करने में कि वीडियो करनी है या नहीं करनी, क्योंकि फ़ोटोग्राफी में ही पूरा टाइम देता था और फोटोग्राफी में ही सोच रहा था आगे बढ़ने की जो भी है। तो उस टाइम शायद 5-5.5 हज़ार फॉलोवर हो गए थे मेरे, और पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा फीचर होती थी मेरी। ताजमहल की हो गई और ही आपका यमुना घाट वगैरह की, तो काफ़ी फीचर होती थी। लोग पूछते थे कि तुम्हारी पिक्चर इतनी फीचर क्यों होती है, तो उन्हें क्या बताया जाए कि भाई पिक्चर क्यों फीचर होती है कि आप दिन में निकल रहे हैं, सुबह में निकल रहे हैं, 4-4 घंटे डेली आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है। वो एक तरीके की प्रैक्टिस है। आप डेली कैमरा लेके निकल रहे हैं, तो आप अगर शूट कर रहे हैं डेली तो प्रैक्टिस है। आप 400-500 फ्रेम डेली क्लिक कर रहे हैं, उसमें से एक फ्रेम निकाल रहे हैं। अच्छा, तो फीचर होने से कुछ फ़ायदा मिला तुम्हें? फीचर होने से फ़ायदा यही मिलता है कि आप और ऑडियंस से कनेक्ट होते रहते हैं। आप लोगों को पता लगता रहता है कि किसका काम है, ये कौन शूट कर रहा है। तो बस उस टाइम ये था कि जो जिसका ये होता था ना, वो टैग एकदम नीचे करते थे। हाँ, वो करते थे वो। उस टाइम ये था कि जो जैसे 2016 से स्टार्ट करी थी, तो मेरे 2022 तक 5.5-6 हज़ार फॉलोवर थे। उसके बाद अब जब जो रील स्टार्ट करी तो फ़र्क ये है कि रील में अब 85 के हैं, अभी 85 के हैं। बढ़िया। नहीं, रील से वो बूस्ट तो है। जो 4 साल में जो चीज़ नहीं हो पाई वो 1 साल में हो गई। हाँ, प्लस वो शिफ्ट भी आया ना। अब आज के टाइम में अगर तुम कमर्शियली भी काम कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, चाहे ब्रांड हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, फैशन हो, जिस भी कैटेगरी में जाओगे उनको वीडियो चाहिए ही चाहिए। फ़ोटोज़ का इतना डिमांड नहीं है। तो अगर आप कोई चीज़
फुल टाइम करने का सोच रहे हो, अगर आपको अर्न भी करना है उससे, तो ऑब्वियसली आप ये फैक्टर भी देखते हो कि भाई मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। बहुत ये पर्सपेक्टिव होते हैं कि नहीं आप फोटोग्राफर हो तो फ़ोटोज़ ही लेनी चाहिए, वीडियो में क्यों जा रहे हो और वो सारी चीज़ें। बट आई थिंक अगर आप एक आर्ट फॉर्म है जिसमें आप बढ़िया करते हो और अगर आप उसको फुल टाइम करो तो ऑब्वियसली आपको अर्न भी करना है, पैसा भी कमाना है। तो नेक्स्ट अब उसी पे थोड़ा सा बात करते हैं जो कमाने वाली चीज़ है। तो क्या ये भी एक फैक्टर था जिस वजह से तुमने वीडियो को थोड़ा एक्सप्लोर करा है, सिर्फ आर्ट जो तुम्हें लगा हाँ मैं कर सकता हूँ? क्योंकि जब मैं फ़ोटोज़ करता था उसके बाद देखा जाए सब लोग वीडियो कर ही रहे थे इंस्टाग्राम पे, और फोटोज़ में देखा जाए तो कि आपको रीच भी नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन होता है कि आपकी फ़ोटोज़ पे ज़्यादा लाइक आ रहे हैं, ज़्यादा रीच हो रही है, तो आपको और काम करने का मन करता है। तो वही था कि उस टाइम फोटोज़ में तो और डाउन हो गई थी रीच। जब रील में आए तो मैंने काफ़ी टाइम तक फोटोज़ डाली हैं, 2 साल तक। एक वो फेज़ आया था वही लॉकडाउन के आसपास जहाँ पे फोटोज़ की रीच कम हो रही थी, वीडियो की बढ़ रही थी, क्योंकि इंस्टाग्राम खुद रील को बूस्ट कर रहा था उस टाइम, जब टिकटॉक बैन हुआ था और रील्स एकदम से लॉन्च हुई थी। लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि अगर हम रील स्टार्ट भी कर रहे हैं डालना, मानो हम वीडियो शूट कर रहे हैं और रील इंस्टाग्राम पे डालना है, तो लोगों का क्या है ना कि एक रील डाल दी उनकी वायरल हो जाना चाहिए। उनको मतलब ये सोच के डालते हैं कि रील डालो और वायरल हो जाए। तो बहुत लोगों की यही प्रॉब्लम है आजकल के, एक वीडियो डालें और वायरल हो जाए उनकी। वो चाह रहे हैं कि पहली रील से ही उनके पास रीच आना स्टार्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता, कम से कम आप 3 महीने तक रहें कंटिन्यू, उसके बाद देखें कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से एक ये फैक्टर भी आ जाता है ना, आप 2, 3, 5 वीडियो आपने डाली, आपको चाहिए कि वो वायरल हो, क्योंकि आप देख रहे हो लोगों की भी वायरल हो रही हैं, तो आपको समझ नहीं आता। तो मेरे हिसाब से अपना एक स्टाइल ढूंढना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा। अब जैसे तुमने कहा तुम्हें 2 साल लगे सोचने में कि तुम्हें क्या करना है, कैसा करना है, वीडियो में आना है नहीं आना। हाँ, बट ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था या वीडियो में काफ़ी, मतलब तब तो एंड्रॉयड फ़ोन ही था जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। कैमरा भी नहीं था मेरे पास। मेरा कैमरा एक ट्रैवल पे मैं गया था तो पानी में गिर गया, तब से ख़राब था। तो एंड्रॉयड फ़ोन से ही स्टार्ट किया और प्रैक्टिस भी एंड्रॉयड फ़ोन से की। उसमें स्टेबलाइजिंग भी बहुत नॉर्मल थी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें आने लगती हैं आपको समझ। नहीं, बट हाँ, वो जो हम बात कर रहे थे कि जब लाइक्स और फॉलोअर्स ये वाली चीज़ होता है, वो कहीं ना कहीं आपको पुश करता है कि कहीं ना कहीं आपको और काम करने के लिए मोटिवेट करता है। बट इससे मुझे ये चीज़ लगता है कि बहुत से लोग मान लेते हैं 10, 15, 20 रील करी, बहुत टाइम एंड एफर्ट डाला, बहुत मेहनत लगी, और आप सोचते हो कि बढ़िया व्यूज़ आएंगे, बढ़िया लोग, तो और वो नहीं आते, तो लोग फिर वो डाउट करना शुरू कर देते हैं कि इस पे लाइक्स नहीं आ रहे तो शायद ये चीज़ बढ़िया नहीं है। तो मेरे ख्याल से लोगों को ये चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए कि आप जो क्रिएट कर रहे हो वो क्या सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए, या आप एज एन आर्टिस्ट आप काम बढ़िया करना चाहते हो। क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस है वो अलग है, और एक जो आर्ट प्रॉपर आप जो आर्ट बना रहे हो, मान लेते हैं आप एक स्टोरी टेलिंग रील बना रहे हो, उस पर उतने व्यूज़ नहीं आ रहे। रील्स का मैंने देखा कि एकदम इंस्टेंट नहीं चढ़ती। कई रील शायद तुमने भी देखा होगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद या कुछ टाइम बाद कभी भी चल जाती है वो। उसका अगर आप यूज़ कर रहे हैं ट्रेंडिंग सॉन्ग वगैरह, तो उसमें होता है कि आपने बहुत अच्छी रील डाल दी, वो नहीं चली, और कोई एक नॉर्मल सा सिंगल शॉट डाल दिया, वो चल गया। तो तुम्हें ट्रेंडिंग सॉन्ग का लगता है ट्रेंडिंग ऑडियो से फ़र्क पड़ता है? वीडियो फ़र्क पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है उससे। उससे ये रहता है कि आप सॉन्ग ट्रेंडिंग रहता है तो लोग उसमें सर्च करते हैं। लोग ऑडियो में जाने के बाद देखते हैं कौन किसने वीडियो बनाई है, तो उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज़ करने से। तो अगर कोई मान लेते हैं जो रील बना रहा है, लेट्स सपोज उनको लगता है उतनी बढ़िया रीच नहीं आ रही, अगर वो ट्रेंडिंग सॉन्ग भी ट्राई करते हैं, बट मेरे ख्याल से सिर्फ ट्रेंडिंग सॉन्ग से भी काम नहीं होगा, आप उसमें कंटेंट क्या दिखा रहे हो वो भी मैटर करेगा। ट्रेंडिंग सॉन्ग के साथ साथ अगर आप अपना काम साथ में करते हैं ना, मतलब आप जो स्टाइल है आपका, जो आप कंटेंट बना रहे हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ट्रेंडिंग सॉन्ग को देख के ही कि भाई उसने भी ऐसी वीडियो बना दी, मैं भी वैसी वीडियो बना दूँ, तो उससे काम नहीं चलेगा। हाँ, नहीं, वो फैक्टर तो है, वो चीज़ आ जाती है। और कोई इस बारे में एक चीज़ और है कि वीडियो में सबसे पहली बात क्या, अगर फोटोग्राफी में और वीडियो में अगर आप जा रहे हैं ना, तो ये सोच के तो जा ही मत कि आप पैसा कमाएंगे इसमें जाके। पहले ये सोच लीजिए कि अगर आपको अच्छा लगता है, आपका है मन करने है कि भाई मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है, मुझे अच्छा लगता है अंदर से, और मुझे बाहर निकलता हूँ, शूट करता हूँ, मज़ा आता है, मेरा टाइम अच्छे से स्पेंड होता है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती जा रहे हैं कि भाई कुछ टाइम बाद मेरे फॉलोवर हो जाएंगे इतने। अगर ये सोच के जा रहे हैं तो फिर डिमोटिवेशन ही आएगी बहुत जल्दी, फिर आप मोटिवेट होंगे, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन है नंबर्स, मतलब आपके लिए गोल है नंबर्स, और वो नहीं मिलेंगे तो आप
उसमें बहुत से लोग उस फेज़ में चले जाते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम अच्छा नहीं है वो, क्योंकि आप लाइक्स और कहीं ना कहीं पैसा आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो पहले से आपने माइंड सेट कर लिया अपना कि मुझे पैसा बट आई थिंक कमाना आप वो चीज़ है, अगर आप काम जो कर रहे हो वो इंजॉय कर रहे हो, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं अभी नहीं तो थोड़े टाइम के बाद आपको वो रिजल्ट देगा, क्योंकि जो आप क्रिएट करोगे वो आपके अंदर से निकलेगा, रादर देन कि आप फिर अगर वो अप्रोच रखते हो कि जो सिर्फ जिस पे ज़्यादा लाइक आ रहे हैं आप वही बनाते वही बनाऊँ, तो मतलब पूरी तरीके से ट्रेंड को भी फॉलो नहीं करना है। हाँ, क्योंकि वो फिर आप भी करते करते वो चीज़ बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको करना पसंद नहीं है। और आर्ट फॉर्म एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको इंजॉय करना ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आर्ट फॉर्म को जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे, आपके अंदर से नहीं निकलेगी आर्ट, तब तक तो आप आर्टिस्ट बन ही नहीं सकते। वीडियो शूट करना, फोटो, ये भी एक आर्ट ही है। तो पहले आपको होना चाहिए कि मुझे ये अंदर से शौक है, मुझे इस चीज़ का पैशन है, ये नहीं कि मैं दूसरे को देख के ही कर रहा हूँ। ये मेरा पड़ोसी भेड़-चाल है अभी, लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है कि भाई इसमें पैसा है तो ये चीज़ करते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं। एकदम से ही लोग कैमरा खरीद लेंगे, लेंस खरीद लेंगे, माइक लाइट सब खरीद के रख लेंगे, फिर 6 महीने बाद लगेगा नहीं यार ये चीज़ तो हो ही नहीं रही, फिर वो सारा सामान वेस्ट जाता है। क्योंकि शुरू ही इसलिए हुआ था कि फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, फिर हम ब्रांड्स के साथ काम करेंगे। ये चीज़ पता लगती है ना कि जब आपकी वीडियोस पे, मेरी वीडियोस पे कमेंट वगैरह आते हैं ना, तो लोगों का ये होता है कौन सा लेंस चूज़ किया, कौन से फ़ोन से की शूट। तो ये वाले कमेंट ना ऐसे लगते हैं पता नहीं जैसे इन लोगों को बस बता दो लेंस, और ये लेंस लगा देंगे कैमरे में और शूट करना स्टार्ट। मेरे ऐसा, बट वो भी है मेरे ख्याल से, वो उनकी गलती है भी और नहीं भी है। नहीं इसलिए मुझे लगता है क्योंकि अगर हम भी उस स्टेज पे होते हैं शुरू में, हमें भी कुछ देख के लगता था यार ये ब्लर इफेक्ट बढ़िया आ रहा है, कौन सा लेंस यूज़ किया होगा, तो वो थोड़ा पर्सपेक्टिव वो रहता है। बट हाँ, उनको समझाना भी फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई लेंस और कैमरा अगर आप वो ले भी लोगे, आप 5 लाख का कैमरा भी ले लोगे, 2 लाख का लेंस ले लोगे, तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप उससे बढ़िया काम निकाल लोगे। काम निकालने के लिए आप एक बेसिक टूल से भी बढ़िया वीडियो निकाल सकते हो। अगर आपको देखना आता है, आपको पता है कि आप क्या बनाना चाहते हो, क्या क्रिएट करना चाहते हो। तो अगर हम बात करते हैं एज ए कंटेंट क्रिएटर आप कैसे अर्न कर सकते हो इस चीज़ में, तो अभी हम बात कर रहे थे जैसे एक टाइम पे कैमरा भी यूज़ किया, अभी तुम आईफोन से ज़्यादा शूट कर रहे हो, तो इस पे थोड़ा सा बात करते हैं कि एज समवन एज ए कंटेंट क्रिएटर जो अभी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो और क्या ऑप्शन हो सकती हैं जिससे कोई अर्न कर सकता है इस स्टेज पे। अभी को लेके अगर देखा जाए तो जैसे रील्स मैं डालता हूँ, तो मेरी जिस तरह की रील होती है ना, तो PR एजेंसीज आती हैं जो सॉन्ग प्रमोट करती हैं। तो इसमें क्या ये खुद अप्रोच करते हैं? वो खुद अप्रोच करती हैं आपको, पूरी उनकी टीम होती है, वो अलग अलग लोग आपको कांटेक्ट करते हैं आपसे। तो उनका ये रहता है कि जैसे नया सॉन्ग आया, अभी एक मूवी का सॉन्ग आया था जुबिन नौटियाल का, तो उसका भी सॉन्ग प्रमोशन चल रहा था। तो उसके लिए वो आपको बस सॉन्ग दे देते हैं कि आपको 15 से 20 सेकंड की इस लाइन पे रील बनानी है, और आप जिस अपने स्टाइल से बनाते हैं वो बना। अच्छा, तो वो लोग अप्रोच करेंगे कि भैया नया गाना आ रहा है, ये गाना आ रहा है, इसको उन्हें आपको रील बनानी है ऑडियो यूज़ करके, बस ऑडियो यूज़ करनी है हमारी बस। अच्छा, तो ये भी फिर एक बढ़िया एक नया वो चीज़ है आई थिंक, क्योंकि अभी तक नॉर्मली वैसे भी लोग ऑडियो यूज़ करते हैं, हम ऑडियो यूज़ कर रहे हैं, हमें कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल हो गया उन कंपनी को भी कि उनकी अच्छी एक वीडियो बन जाएगी, ऑडियो यूज़ हो जाएगा और आपको भी बेनिफिट हो जाएगा कि वो उसका आपको पे करेंगे या जो भी चीज़ होती है। तो मेजरली देखें तो अपने पास जो सॉन्ग वाला एक ये चीज़ नहीं हो गई कि जो कोई नया सॉन्ग आ रहा है वो आपको रीच आउट करेगा, वो प्रमोट करेंगे, फिर हो गया क्लाइंट्स आ सकते हैं आपके पास आपका काम देख के जिस स्टाइल का आप शूट कर रहे हो। तीसरा वो मोबाइल ब्रांड वाला तो है, वो एक चीज़ वो काफ़ी टाइम से चल रही है और बहुत से लोग जो पिछले 1-2 साल में भी काम कर रहे हैं वो इजीली ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं, क्योंकि उसमें दोनों का बेनिफिट होता है। ब्रांड आपको पे कर रहा है सर्टेन अमाउंट, आप उनके लिए कंटेंट बना रहे हो उसी स्टाइल में जो आप नॉर्मली बनाते हो, तो वो एक चीज़ हो गया कि मान लेते आप कॉन्सेप्ट शूट कर रहे हो, वो एक अपने आईफोन से शूट ना करके उनके फ़ोन से शूट कर लिया, तो वो चीज़ आ जाएगी। तो बढ़िया। तो और कोई बाकी इसमें वैसे तो कई तरह की ऑडियंस आती है, मतलब जो क्लाइंट आते हैं आपके पास जो इससे आप जो जहाँ से आप अर्न कर सकते हो। एक तो ये जैसे फैशन शूट वगैरह होते हैं, तो उनको भी अपने पेज वगैरह पे वीडियोस डालना होती हैं। जैसे बहुत से कपड़ों के मतलब जो होते हैं ब्रांडेड, तो उनकी तरफ से भी आपके पास आता है कि हमारी मॉडल हम देंगे और हमारे आपको ड्रेस में शूट करना है इस तरीके से। हाँ, तो क्योंकि मेरा कंटेंट उस तरीके का पड़ा हुआ भी है, उस पे ये इंस्टाग्राम पे हैगा कंटेंट उसमें का, तो लोग
उस टाइप की ऑडियंस भी फिर आपके पास आते हैं क्लाइंट। हाँ, नहीं मतलब मेन इसमें चीज़ यही है कि आपको सबसे पहले तो अपना एक स्टाइल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टैंड आउट नहीं करोगे तो आपके जैसे 100 लोग और हैं जो चीज़ कर रहे हैं, तो कोई एक ब्रांड अगर कुछ कराना भी चाहता है आपकी जगह, वो शायद किसी और के पास चले जाए, या आपका एक वो स्टाइल बना ही नहीं है कि जिस वजह से कोई आपके पास आए। कि अगर आपका एक स्पेसिफिक स्टाइल नहीं है, आप एक आपकी एक यूनिक स्टाइल नहीं है वीडियो बनाने का, तो ब्रांड को भी नहीं समझ आएगा कि भाई इसके साथ हम काम क्यों करें, इसका कुछ यूनिक फैक्टर है ही नहीं। तो क्या तुम्हें ये चीज़ लगती है कि नंबर ऑफ़ लाइक्स या नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स आज के टाइम में मैटर करते हैं अगर कोई ब्रांड तुम्हारे साथ काम करना चाहता है? हाँ, फॉलोअर्स तो ज़रूरी है होना, वरना ब्रांड्स आता नहीं है आपके पास। ऐसे कम से कम 50 के फॉलोअर्स तो होने चाहिए। हाँ, उसके बाद हाँ थोड़ी बहुत रीच अच्छी हो आपकी, तो क्योंकि ब्रांड्स आजकल, मैंने जो वीवो का किया था तो उन्होंने इनसाइट मांगी थी पूरी मेरी, पहले वाली जो मैंने पहले पोस्ट डाली थी उसकी भी मांगी थी उन्होंने। कहीं उन्होंने ये देखने के लिए कि कहीं मेरा पुराना कंटेंट वैसा तो नहीं है, कहीं मैंने लाइक बढ़वा पाए हूँ, क्योंकि ये चीज़ आजकल बहुत चल रही है, लाइक्स बढ़ाने वाली और कमेंट्स कराने वाली। उस टाइम तो रीच अच्छी चल रही थी। रील की उन्होंने एक इनसाइट मांगी थी, रील की इनसाइट दी उनको तो खुश हो गए थे वो तो। लेकिन फिर उन्होंने डलवाई पोस्ट थी मुझसे, रील के लिए नहीं दिया, फोटो पोस्ट। नहीं, अभी बहुत से ब्रांड्स, जितना मेरे को भी क्वेरी आ रहा है, रील्स के लिए अब ज़्यादा हो गया, फ़ोटोज़ के लिए थोड़ा कम हो गया। बड़ा स्पेसिफिक कोई कैमरा के लिए फ़ोन आता है फ़ोटो के लिए, तो वो उस हिसाब से करते हैं। इसमें अर्निंग में मुझे लगता है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम पे रील्स के लिए अभी सबसे मेजर लाइक ब्रांड्स अगर कोई आते हैं रील्स के लिए करते हैं, या फिर स्टोरी पोस्ट हो गया, वो हो गया, सॉन्ग का तुमने बताया, वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आई थिंक यूट्यूब इस अभी तुम सोचा है यूट्यूब पे इसको ले जाने का, या तुम्हारा कंटेंट ऐसा है जो, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा है कि मैं रील्स में ही ज़्यादा चलेगा, ठीक है, क्योंकि रील में ही कंफर्टेबल हूँ तो रील ही कर रहा हूँ, यूट्यूब के बारे में सोचा नहीं। नहीं, सही है। तो उस हिसाब से, क्योंकि अर्निंग में मुझे ये चीज़ लगता है कि अगर आप टाइम दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो ठीक है, एक वो फैक्टर है कि आप ये सोच के नहीं आते इस चीज़ में, बट ओवर द टाइम आपको सोचना चाहिए, चेंज होती हैं तो फिर, क्योंकि आपको गियर लेने हैं, आपको नई कैमरा लेना है, लेंस लेना है, लाइट लेनी है, ऑडियो लेनी है, और भी चीज़ें होती हैं। तो उस हिसाब से लोगों को थोड़ा ये देखना चाहिए कि आप एक आर्ट फॉर्म में हो, आप कुछ कर रहे हो, तो उससे अर्न कैसे किया जाता है, वो भी एक चीज़ है। और बहुत से चीज़ें हैं इसके ऊपर, मार्केटिंग पे एक अलग से कभी आगे पॉडकास्ट होगा तो उसमें हम बात करेंगे। तो बाकी एंड में वीडियो में तो चलो हमने बात करी शूट करने का, प्री प्लानिंग, ये सारा। पोस्ट प्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंस है, एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है टर्म। आपने शूट किया अच्छे से किसी भी लोकेशन पे जाके या किसी क्लाइंट का शूट किया, उसके बाद 60% मुझे लगता है काम पोस्ट प्रोडक्शन में ही रह जाता है कि आप कैसे उसको इनहेंस करते हैं कलर को, और फ्रेमिंग वगैरह जैसे सेट करना सब कुछ। बाकी 60% काम तो आपका एडिटिंग का ही रह जाता है फिर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, आपको वो भी आना चाहिए एडिटिंग। हाँ, बट एडिटिंग में भी एक फिर एक ये क्वेश्चन रहता है कि आप मोबाइल से ही एडिट कर सकते हो या कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप ही चाहिए? नॉर्मल चीज़ें तो आप मोबाइल से एडिट कर सकते हो। अगर आपने शूट, जैसे बहुत से लोग, मैं अपना ही बताऊं कि अगर लोग मुझसे पूछते हैं आपने सनराइज़ शूट किया है, तो उसमें आपके ऑलरेडी कलर वीडियोस में अच्छे होते हैं, तो आप थोड़ा बहुत इन्हेंस करके उसको फ़ोन ऐप से ही कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छे से करना है तो फिर आपको सिस्टम चाहिए होगा, करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे ख्याल से फिर वो एडिटिंग में वो चीज़ आ गई ना, ठीक है, आप एडिटिंग में एक हद तक एक चीज़ निकाल सकते हो, एक लिमिट रहती है फ़ोन से आप, बट शूट के टाइम भी आपके दिमाग में वो होना चाहिए ना कि अब मैं सनराइज शूट कर रहा हूँ, तो आई थिंक एक्सपीरियंस है, आपको शूट करते हुए समझ आ जाता है कि अभी मैं सनराइज शूट कर रहा हूँ, ये कलर्स मुझे आंखों से दिख रहे हैं, बट शायद मेरा फ़ोन या कैमरा नहीं निकाल पा रहा, तो एडिटिंग में मैं कुछ ऐसा करूँगा। ये ऐसा भी नहीं है कि सनराइज के टाइम आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर आ रहा है और एडिटिंग में आप उसको पर्पल, पिंक, मैजेंटा बना रहे हो, तो वो भी एकदम ख़राब हो जाता है। जो कलर हैं उसको ही ज़्यादा मैं और ये भी मेरे ख्याल से एक अलग ही टॉपिक है एडिटिंग में, जो आप कलर्स एडजस्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और वो सारा वीडियो एडिटिंग का भी। तो अगर किसी को वीडियो एडिटिंग सीखना है, आई एम श्योर तुमने भी ऑनलाइन या खुद करके इधर उधर से सीखा होगा, तो अगर किसी को वीडियो एडिटिंग सीखनी है मोबाइल में, अगर कोई करना चाहता है, तो एक तो ऐप्स क्या सही रहेंगी, और वीडियो एडिटिंग के लिए मेन प्रीमियर प्रो अच्छा है, प्रीमियर प्रो से कर सकते हैं। फाइनल कट भी अच्छा है, लेकिन फाइनल कट तो शायद मैक में ही चलता है, तो प्रीमियर प्रो बेस्ट है फिर देखा जाए तो। सीखने का कुछ तुमने कैसे सीखा ऑनलाइन? कुछ ट्यूटोरियल आप यूट्यूब से देख के कर सकते हैं, ऐसा मतलब
स्पेसिफिक किसी एक को फॉलो नहीं किया, जो मतलब अच्छा लगा किसी को, तो वहाँ से थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग सीखी और उसके बाद प्रैक्टिस। क्योंकि ये एक आजकल ये भी चीज़ चल रहा है कि अगर वीडियो और ये सब करना है तो कहीं किसी इंस्टीट्यूट से सीखना चाहिए फिल्म मेकिंग, तो ही आप बढ़िया एडिटिंग और शूट कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी ऑलमोस्ट बहुत कुछ वीडियो के बारे में सब ऑनलाइन ही सीखा है इधर उधर से, एंड आई थिंक तुम्हारा भी यही रहा होगा ना। असल में यही है ना कि मैंने जब जामिया से कोर्स कर रहे थे हम लोग, तो 1 साल कोर्स में दिया था काफ़ी अच्छे से, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो कुछ खास हाथ नहीं आया था हमारे, कुछ हमें मतलब इतना सीखने मेरे ख्याल से थोड़ा ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग होगा। उसके बाद जो प्रैक्टिस करी, जो कैमरे से खुद निकल के स्ट्रीट पे जाके शूट की, तो जब करते गए तो उससे वहाँ से चेंजेस आए काफ़ी। आई थिंक जो तुम अपनी गलतियों से सीख सकते हो वो कोई तुम्हें शायद नहीं बता सकता। सही है, ठीक है। तो आई थिंक फिर ये वाला पॉडकास्ट यहाँ तक ही रखते हैं। तो होपफुली आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। एंड ऐसा अगर और पॉडकास्ट चाहिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे, वो आप कमेंट में बता सकते हो। एंड बाकी उस्मान का जो इंस्टाग्राम हैंडल रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।